नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में अपन आनुवंशिकी पढ़ रहे थे और आनुवंशिकी में शब्दावली तक अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन मेंडल के नियम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मेंडल के नियम क्या है? मेंडल के नियम सबसे पहला नियम है मेंडल के पूरे 3 नियम है। ठीक है, 3 नियम कौन कौन से है? पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों नियम क्रमवाई और नंबरवाई है। पहला नियम हमेशा प्रभाविता का नियम ही रहेगा, दूसरा पृथक्करण और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक है एकल संकरण प्रयोग। ये क्या है? इस प्रयोग में मेंडल द्वारा एक जोड़ी कारक के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। क्या है कि इस प्रयोग में मेंडल द्वारा एक जोड़ी कारक के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक जोड़ी कारक कैसे? जैसे कारक अपन ने ऊपर पढ़ा था, जीन कोई कारक आ जाता है। जैसे कोई पौधा है वो शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा मतलब टी और टी, ये जो दिख रहा है शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ये टी और ये बड़ा वाला टी शुद्ध लंबा, ये एक जोड़ी कारक है। और ये छोटा टी और ये छोटा टी, ये शुद्ध बोना है। अगर ये एक टी बड़ा और एक टी छोटा ऐसा होता तो ये अशुद्ध लंबा होता और बोना हमेशा शुद्ध ही होता है। बोना कभी भी अशुद्ध नहीं होता। तो एक जोड़ी कारक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एकल संकरण प्रयोग में किया जाता है। एकल संकरण प्रयोग में 2 नियम आते हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम एकल संकरण में आते हैं। और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो आता है द्विसंकरण प्रयोग में। ठीक है, अब ये शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधों का जब संकरण करवाया तो उससे जो पौधा प्राप्त हुआ वो पौधा प्राप्त हुआ अशुद्ध लंबा। ये दिख रहा है अशुद्ध लंबा। ये कैसे हुआ? तो देखिए, ये है ये बड़ा टी, छोटा टी और छोटा टी। तो पहले इसका और इसका हुआ, फिर इसका और इसका हुआ, तो इससे बना छोटा टी और बड़ा टी, और ये बड़ा टी और छोटा टी। जब ये सेम हुए तो ये और ये, तो इससे क्या बना? एक ये बड़ा टी और छोटा टी, मतलब अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब
ये जो अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त है, ये अपने को बाहर से, जब अपन इसको बाहर से देखेंगे तो इसके लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से देखने पर तो ये सभी लंबे दिखाई देंगे। और अगर इसके जीन प्रारूप, अंदर से इसके जीन देखेंगे तो वो अशुद्ध होंगे। इसके जीन जो है वो अशुद्ध दिखाई देंगे। जब ये अशुद्ध पौधा प्राप्त हुआ तो इस अशुद्ध पौधे से इसी जो पौधा प्राप्त हुआ था उसी के साथ जब स्वपरागण कराया, मतलब उसी पौधे का उसके साथ जब क्रॉस करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, तो ये जो सारणी दिख रही है, ये वाली, ये प्राप्त हुआ। ये लिख रहा है, ये अशुद्ध लंबा और ये अशुद्ध लंबा। जब ये वाला टी और ये वाला टी, तो ये बना, ये वाला, तो ये प्राप्त हुआ। फिर ये, तो ये प्राप्त हुआ। और ये छोटा और ये छोटे से ये छोटा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गई। ये जो थी ये थी F1PD और ये है F2PD। ये वाली जो है ये है F2PD है। जब इसका स्वपरागण कराया तो F2PD प्राप्त। F2PD कौन सी है, वो है ये। इसमें कौन कौन से पौधे हैं, इसमें कौन कौन से, इसका लक्षण प्रारूप जब देखते हैं तो इसमें तीन पौधे ऐसे हैं जो लंबे हैं। कैसे, ये बड़ा टी दिख रहा है, ये बड़ा टी दिख रहा है, ये बड़ा टी, ये बड़ा टी, ये बड़ा टी, ये तीनों बड़े टी दिख रहे हैं। ये मतलब तीन लंबे पौधे हो गए। लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से देखने पर, अंदर से देखेंगे तब कुछ अलग होगा। बाहर से दिखने पर अपने ऊपर देखा था ना कि ये टी और ये टी, इसको जब बाहर से देखते हैं तो ये लंबा दिखता है, लेकिन इसका जीन प्रारूप अंदर से देखे तो ये होता है, ये अशुद्ध लंबा होता है। लेकिन बाहर से देखने पर ये शुद्ध लंबा पर है तो लंबा। इसलिए ये तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है, इसलिए इसका लक्षण प्रारूप 3:1 हो गया। ठीक, और इसका जीन प्रारूप जब देखे तो जीन प्रारूप एक तो है शुद्ध लंबा, तो ये एक हो गया शुद्ध लंबा। फिर ये एक अशुद्ध और ये दूसरा अशुद्ध, तो दो हो गए अशुद्ध लंबे। और लास्ट में जो ये है शुद्ध बोना, एकदम शुद्ध बोना, तो ये एक हो गया शुद्ध बोना या बोना। तो इसका जीन प्रारूप 3:1 और इसका लक्षण प्रारूप 1:2:1, इसका लक्षण प्रारूप हो गया। ये अपने को याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, F2PD के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, आगे है पश्च संकरण। पश्च संकरण क्या है, तो पश्च संकरण है कि मेंडल के एकल संकरण की F1PD का संकरण अपने जनक के साथ करवाना पश्च संकरण कहलाता है। मतलब जो ऊपर F1PD आई थी उसका संकरण अपने उसके जनक के साथ, जनक मतलब जब F1PD आई थी, मतलब ये बड़ा टी और छोटा टी आया था, उसका संकरण जब उसके जनक के साथ, मतलब जनक मतलब दोनों बड़े टी थे, उसके साथ उसका संकरण करवाया तो उसको पश्च संकरण कहते हैं। यदि यह संकरण प्रभावी मतलब ऊपर जो दो क्रॉस कराए थे, क्रॉस एक कराया था, उसमें 2 पीढ़ियाँ थी, एक पहला और एक दूसरा, तो उनमें एक प्रभावी था और एक अप्रभावी था। उसमें अपन ने जो जनक से करवाते हैं तो
अगर प्रभावी से करवाते हैं तो वो होता है बाह्य संकरण, और अगर अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। हिंदी में कहते हैं परीक्षण संकरण, इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अप्रभावी जनक के साथ करवाने पर उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि मेंडल के मतलब क्वेश्चन है पश्च संकरण या टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, या परीक्षण संकरण है। नीचे आएगा कि अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर, प्रभावी के साथ कराने पर या जनक के साथ कराने पर, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। उसमें अप्रभावी जनक के साथ करवाने पर जो पीटी प्राप्त होगी वो टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। ये है बाह्य संकरण, ये जो F1 पीटी प्राप्त हुई थी वो है, और इसके जनक के साथ क्रॉस करवा रही है, प्रभावी के साथ करवाया है। ये था प्रभावी, पहले पर ये प्रभावी था, ये और ये अप्रभावी था। तो ये F1 पीटी का प्रभावी के साथ क्रॉस करवाया तो जो प्राप्त हुआ ये हो गया बाह्य संकरण, और ये F1 पीटी का अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाया तो ये पीटी प्राप्त हुई, और ये हो गया परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस कैसे करवाया है तो अपने एक बार किया था, देख लेना ये कैसे किया हुआ है। ये छोटा टी है, ये वाला छोटा टी और ये वाला बड़ा टी, इसका क्रॉस करवाया तो ये छोटा टी बड़ा टी आ गया। फिर इसका छोटा टी और इसका छोटा टी, दोनों ये छोटे हो गए। फिर इसका छोटा टी, ये वाला छोटा टी और इसका ये बड़ा, तो ये बड़ा और छोटा, फिर ये छोटा छोटा, तो फिर ये प्राप्त हो गया। तो ये दोनों सेम जो है उसको अपन एक ही रखेंगे। तो ये देखो, ये बड़ा टी और ये बड़ा टी छोटा टी और ये बड़ा टी छोटा टी, ये दोनों छोटे टी और ये दोनों छोटे टी, तो ये बड़ा टी छोटा टी और ये दोनों छोटे टी, 1:1। अब इसमें ये भी याद रखना कि परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या होता है, 1:1। बाह्य संकरण का लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या होता है, 1:1। ये हमेशा 1:1 ही होता है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अब ऊपर अपन ने पढ़ा था एक संकर संकरण, उसमें दो नियम आए थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अगला है द्विसंकरण प्रयोग। ऊपर था एक संकर संकरण और ये है द्विसंकरण प्रयोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, इसमें आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जो तीसरा नियम है वो इसी पर आधारित है, द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। इसमें क्या हुआ, उसमें अपन ने जो कारक लिए थे, जो जीन लिए थे वो एक जोड़ी थे, और इसमें जो कारक होंगे वो 2 जोड़ी, मतलब जोड़ी में होंगे। उसमें थे टी, उसमें ऐसे थे टी, छोटा टी, सिर्फ ऐसे थे। ये एक जोड़ी हुए, इसमें जो होंगे वो 2 जोड़ी, ये देख रहे हैं RR YY, ये RR YY, ये ऐसे 2 जोड़ी है, और उसमें थे एक जोड़ी, इसलिए इसमें एक जोड़ी थी, इसलिए इसको एक संकर संकरण कहते हैं। इसमें 2 जोड़ी, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें मेंडल द्वारा 2 जोड़ी कारक के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। 2 जोड़ी क्या क्या है, ये RR, बड़े RR जो है, ये ऊपर जब
पिछली क्लास में अपने देखा था कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, जिसमें गोल था, पीला था, झुर्रीदार था, हरा था। वो सब अपने को याद करना है। उसमें जो गोल है उसका सिंबल है आर आर। अगर वो बीज गोल है, किसी है गोल है, तो उसका सिंबल आर आर, बड़े आर आर। अगर झुर्रीदार है तो वो है छोटे आर आर। तो ये गोल प्रभावी था और जो झुर्रीदार था वो था अप्रभावी। तो ये बड़ा आर प्रभावी है और छोटा आर अप्रभावी है। और इसमें उसका कलर कैसा था? पीला था, हरा था। तो उसमें पीला जो है, येलो, ये बड़ा वाई, ये है प्रभावी। और जो हरा है छोटा वाई, ये है अप्रभावी। ठीक है, तो ये प्रभावी और अप्रभावी समझ में आ गया कि गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है, पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। तो जिस प्रभावी होगा उसको बड़े अक्षर में लिखाएंगे और जो अप्रभावी होगा उसको छोटे अक्षर में। इसका जब क्रॉस होगा तो ये आर आर ये सेम है, तो इसको एक आर बड़ा लिख लिया। ये छोटा आर सेम है, तो उसको एक छोटा आर लिख लिया। ये बड़ा वाई सेम है, तो उसको एक बड़ा वाई लिख लिया। ये छोटा वाई सेम है, तो उसको एक छोटा वाई लिख लिया। इससे ये आर आर वाई प्राप्त हुआ। जब इसका स्वपरागण कराया था, ऊपर एक संकरण में अपन ने स्वपरागण कराया था, टी ये F1PD आई थी, उस F1PD का स्वपरागण कराया था। वैसे ही इसी द्विसंकरण में भी अपन स्वपरागण कराते, आर आर वाई वाई का स्वपरागण कराया। ये क्या है? जब ये F1PD आई, F1PD में F1PD के लक्षण प्रारूप कैसे दिख रही है? ये कैसा दिख रहा है? ये आर है तो सभी गोल, और ये बड़ा वाई दिख रहा है तो पीले दिख रही है। पर जब इसको अंदर से देख रही है तो ये शुद्ध गोल नहीं है। ये देखो आर एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब शुद्ध लंबे, शुद्ध गोल नहीं है, अशुद्ध गोल है और अशुद्ध ही पीले है। शुद्ध पीले भी नहीं है और शुद्ध गोल भी नहीं है। ठीक है, इसका अपन आगे स्वपरागण करवाते हैं। तो स्वपरागण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए, ऊपर ये था, ये आर आर वाई वाई। ठीक है, ये 2 की पावर n का मतलब होता है कि अपन कितने संकरण करवाएंगे उससे कितनी पीढ़ियाँ प्राप्त होगी। ये देखिए, ये 2n, ये n मतलब ये 2 की पावर n है, तो n बराबर अगर अपन ने 2 है, इसमें कितने हैं? 2 लक्षण हैं, एक गोल है, एक झुर्रीदार है, पीला है और हरा है। तो ये लक्षण कितने हैं? 2 है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी है। तो एक गोल है और एक गोल मतलब उसका आकृति कैसी है, और दूसरा है उसका रंग कैसा है, पीला। 2 लक्षण है, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 पीढ़ियाँ प्राप्त होगी। वो 4 कौन कौन सी है? ये देखिए, ये आर वाई, ये छोटा आर बड़ा वाई, ये छोटा आर छोटा वाई, इसी प्रकार ये भी है। तो इसका जब स्वपरागण करवाया, ये ऊपर जो अपन ने अभी देखा वही है, आर वाई, ये फिर ये और ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, मतलब इसका स्वपरागण हुआ। तो उससे इन दोनों से ये और ये, फिर इससे ये प्राप्त हुआ, फिर इससे आर आर वाई वाई, इससे आर आर वाई वाई, फिर इससे ये, फिर इससे फिर इससे और इससे, फिर इससे और इससे, ऐसे करके ये पूरी सारणी बनी हुई है। तो इसमें अपने को सारणी याद नहीं करनी है, सारणी को देखना है कि ये सारणी किस प्रकार से बनाई हुई है। याद अपने को ये करना है
ऊपर से अपन जैसे आ रहे हैं उसको ये किस प्रकार बनाया हुआ है उसको समझना है। ठीक है, फिर ये सारणी अपने आप बन जाती है जब अपने को ये ऊपर से समझ में आ जाता है, तो सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सारणी अगर अपन से एग्जाम में बने नहीं बने तो उससे बेहतर है कि अपन ये इनको याद कर ले कि F2PD का लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। ये किसका है? ये द्विसंकरण का है। एक संकरण का लक्षण प्रारूप अपन ने देखा था 3:1 था और जीन प्रारूप देखा था 1:2:1 था। और द्विसंकरण का F2PD का लक्षण प्रारूप 3:9:3:3:1 13:32 इस प्रकार से याद कर लेना है। और जीन प्रारूप जो है 1:2:2:1:1:2:1:1:2:1 मतलब 12:24:12:12 इस प्रकार से याद कर लेना है। इसका सवाल भी आया है और अभी भी आगे भी आने के चांस है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग का जीन प्रारूप क्या है, तो वो है 12:24:12:12 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसी पर आधारित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या एक अशुद्ध तो प्रश्न है कि एक अशुद्ध लंबे पादप का संकरण दोनों पौधे से करवाया जाए तो कितने प्रतिशत पौधे लंबे प्राप्त होंगे, मतलब कितने प्रतिशत पौधे लंबे प्राप्त होंगे। तो इसमें है कि अशुद्ध लंबा, एक ये बड़ा टी छोटा टी ये अशुद्ध लंबा हो गया। अशुद्ध लंबे पादप का संकरण दोनों पौधे मतलब दोनों ही छोटे पौधे उनका संकरण करवाया तो ये बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी और ये छोटा टी तो मतलब दोनों तो लंबे दिख रहे हैं और दो बोने दिख रहे हैं, दो लंबे और दो बोने, मतलब दोनों का प्रतिशत बराबर 50-50% है। तो अपने को पूछा है कि कितने प्रतिशत पौधे लंबे प्राप्त होंगे, तो ये 50% पौधे लंबे प्राप्त होंगे। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, एक पादप जिसका जीनोटाइप AABBCC है तो इसकी F2PD का लक्षण प्रारूप क्या होगा? AABB और CC। इसमें देखना कि विषम युग्मजी कितने हैं। ये BB ये समयुग्मजी दोनों ही एक समान है। ये CC ये भी दोनों एक समान है, लेकिन ये A एक बड़ा है और एक छोटा है, ये देखना है। इसमें विषम युग्मजी एक ये है, वो है एक बड़ा A और एक छोटा A। तो एक विषम युग्मजी का मतलब एकल संकरण है। ठीक है, एकल संकरण जब होता है, एकल संकरण की क्या पूछा? F2PD का लक्षण प्रारूप अपन ने अभी देखा था ऊपर। एकल पीडी की F2PD का एकल लक्षण की F2PD का लक्षण प्रारूप 3:1 होता है। और इसका अगर अपन को जीन प्रारूप पूछा होता तो 1:2:1 होता। ठीक है, ये एकल संकरण है। अगर यहाँ पर विषम युग्मजी 2 होते तो यहाँ पर होता द्विसंकर संकरण, उसके लिए लक्षण प्रारूप अलग होता। 13:29 पढ़ा था अपन ने 9:3:3:1 और इसका जीन प्रारूप 12:24:12:1। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आता है। अगला है मेंडल के वंशागति के या आनुवंशिकी के नियम जो है वो अभी नियम शुरू हुए हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या है कि जब जोड़ी के दोनों कारक, जब जोड़ी मतलब ये टी बड़ा टी छोटा टी, इससे जब जो जोड़ी होती है उसके दोनों कारक, ये बड़ा टी ये छोटा टी, ये दोनों ही कारक विषम युग्मजी मतलब एक बड़ा
और एक छोटा विषमयुग्मजीव। समयुग्मजीव मतलब दोनों समान। जब दोनों आपस में विषम युग्मजीव होते हैं तो जोड़ी का केवल एक ही अपना कारक लक्षण प्रकट करता है। मतलब एक कारक जो प्रभावी है, प्रभावी कौन सा होगा? बड़ा वाला। जो लक्षण प्रकट करेगा वह प्रभावी होगा और जो नहीं करता है वो अप्रभावी होगा। मतलब एक बड़ा टी और एक छोटा टी है तो इसमें बड़ा टी प्रभावी होगा और छोटा टी अप्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा वो लक्षण प्रकट करेगा। अप्रभावी कहलाता है। प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी अपने लक्षण प्रकट नहीं करता। मतलब जब बड़ा टी होगा तो उसमें छोटा टी अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब जो प्रभावी लक्षण होगा वो लक्षण प्रकट करेगा, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसका एक अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। मतलब अपवाद मतलब एक ऐसा केस है जहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी, मतलब बड़ा टी प्रभावी होता है तो उसमें दोनों ही बड़ा और छोटा दोनों ही लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं। जैसे अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है ये इसका अपवाद है प्रभाविता के नियम का। अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन से भी आ सकता है कि प्रभाविता के नियम का अपवाद है तो उसमें अपूर्ण प्रभाविता ऑप्शन होगा। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? कार्ल कोरेंस। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कोरेंस। स्नैपड्रैगन पौधा है, उस पौधे में उसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इसके अंदर खोज की कि एक लाल पुष्प था RR और एक सफ़ेद पुष्प था RR। इन दोनों का जब संकरण करवाया तो इसमें शुद्ध लाल या अशुद्ध लाल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो हुआ गुलाबी पुष्प। कैसा पुष्प? गुलाबी। मतलब लाल ने भी लक्षण प्रकट किए और सफ़ेद ने भी लक्षण प्रकट किए। तो इन दोनों ने जब लक्षण प्रकट किए तो इसका रंग गुलाबी हो गया। ठीक, लाल पुष्प था, सफ़ेद पुष्प था, दोनों का संकलन कराया तो गुलाबी प्राप्त हो गया। मतलब प्रभाविता के नियम का उल्लंघन हुआ। प्रभाविता के नियम का ये अपवाद है। इसमें लाल रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहता तो इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लेकिन इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप सेम रहता है। ठीक है। इसका दूसरा अपवाद है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है कि मनुष्य का AB रक्त समूह, मनुष्य का जो रक्त समूह है AB रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं AB O। ठीक, तो इसमें जो AB रक्त समूह है ये AB रक्त समूह में जीन A और जीन B दोनों समान रूप से प्रभावी होती है। जब रक्त समूह अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये सब पढ़ेंगे ए बी कैसे होता है, A कैसे होता है, B कैसे होता है, AB कैसे होता है, O कैसे होता है, फिर A किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, A के ऊपर कौन सी जीन पाई जाती है, ये सब अपन रक्त समूह वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये अपन को ध्यान रखना है कि AB रक्त समूह जो है उसमें दोनों ही समान रूप से प्रभावी होते हैं। मतलब दोनों नहीं होने चाहिए, इसमें एक जो प्रभावी होता है उसमें एक प्रभावी होना चाहिए कि A या B, लेकिन इसमें दोनों ही प्रभावी होते हैं। मतलब प्रभाविता के नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसका ये अपवाद है। ठीक है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये क्या कहता है कि युग्मक निर्माण, जब युग्मक निर्माण होता है शुक्राणु अंडाणु जैसे इस प्रकार से जो युग्मक निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के समय जोड़ी के दोनों कारक मतलब XX YY तो ये पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। मतलब X है वो चला जाएगा या Y चला जाएगा, सॉरी YY नहीं XX XY, तो X चला जाएगा
इसमें x चला जाएगा या x चला जाएगा तो y चला जाएगा, फिर एक्स वाई बनेगा, या x का चला जाएगा तो इसका x चला जाएगा तो x x बनेगा। तो ये युग्मक जो अलग अलग युग्मक चले जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में जोड़े का केवल एक ही कारक होता है, अतः इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब प्रत्येक जो जोड़ा होता है उसमें केवल एक ही कारक होता है, मतलब ये x और x, इसमें ये एक ही x जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, और ये अपने आप युग्मक में चला जाता है। तो इसलिए इसको युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम है, ऊपर वाले जो ऊपर दो नियम थे वो एक संकरण पर आधारित थे, और ये तीसरा नियम जो है ये द्विसंकरण पर आधारित है। मेंडल के अनुसार जब एक साथ दो जोड़ी कारक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो भी प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रकट करता है। मतलब जब दो जोड़ी कारक के लक्षण जो होते हैं वो दो जोड़ी लक्षण कारकों का जब अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक लक्षण दो जोड़ी मतलब आर वाई फाई इस प्रकार से, तो ये दो जोड़ी उसका प्रत्येक लक्षण जो है गोल है, चूड़ीदार है, और ये हरा है, पीला है, कैसा है, तो इसमें जो प्रत्येक लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रकट करता है। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब इन मेंडल के नियमों का महत्व क्या है, मतलब ये कहाँ पर काम आते हैं, ये किस लिए नियम बनाए गए, तो ये है सजीवों में प्रभाविता का नियम बहुत महत्व है। प्रभाविता के नियम का बहुत महत्व है क्योंकि हानिकारक जीन अप्रभावी होने की वजह से प्रभावी की उपस्थिति में लक्षण प्रकट नहीं करती। मतलब कोई ऐसी जीन है मनुष्य में चली जाती है जो अप्रभावी रहती है, मनुष्य में कोई प्रभावी जीन है तो उसको वो अप्रभावी हो जाती है उसके आगे, तो वो अपना लक्षण अप्रभावी कभी वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकती। तो इसके ये काम आता है। अगला है कि मेंडल के संकरण नियम से संतति में नए लक्षण की उत्पत्ति का पता चलता है। हाँ, जो संकरण नियम है उसमें नई संतति क्या होगी, मतलब जब बच्चा होता है, पैदा होता है, उससे पहले उसका पता लगाया जाता है कि उसमें ये लड़का है या लड़की है, वो इसी पर आधारित है कि उसमें कौन सा गुणसूत्र गया है, एक्स गया, एक्स वाई गया, उस प्रकार से उसका पता लगाया जाता है कि कौन सा गुणसूत्र गया है। अगर एक्स गया है तो लड़का होगा, या एक्स वाई गया है तो लड़की होगी, इस प्रकार से इसका पता लगाया जाता है। अगला है कि मेंडल के नियमों द्वारा रोग प्रतिरोधक पादप किस्में उत्पन्न की जाती है। हाँ, कोई पौधा है जिसमें कोई रोग हुआ है, किसी भाग में उसमें रोग हुआ है, कोई पौधा है तो उसमें किसी भाग में रोग हुआ है, तो उस जहाँ पर उस पौधे में रोग उत्पन्न हुआ है उस जीन को निकाल के वहाँ पर किस ऐसी जीन को डाला जाए जिसमें कोई मस्त बढ़िया लक्षण है, वो वाली जीन उसी जीन के स्थान पर उस जीन को डाला जाता है, तो वो पौधा उस पौधे में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो रोग उसमें चला जाएगा और अच्छा लक्षण उसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला है मानव जीवन में सुधार संबंधित विज्ञान शाखा जिनकी मेंडल नियम पर आधारित है। ठीक है, ये हो गए मेंडल के नियम पूरे। अगला है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें आनुवांशिक रोग को पूरा पढ़ लेंगे। पूरा अगले वीडियो में, एक वीडियो में पूरा आनुवांशिक रोग हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऊपर जो पढ़ाया उसको पूरा कॉपी में अपने नोट्स बना ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं, और आगे इस प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को देखते रहे। और आगे अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें आनुवंशिकी रोग पढ़ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।